नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। हनुमान फाटा नाहरगढ़ पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा सीसी रोड व लाइटिंग वाले डिवाइडर को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और नीमच के दीनदयाल रसोई घर से जुड़ा भारत विकास परिषद योजना को सफल बनाने के लिए कर रहा है पूरा सहयोग। सुबह के साथ अब शाम को भी हर जरूरतमंद को मिल रहा है भोजन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंगलवार को नाहरगढ़ में पशु चिकित्सालय से हनुमान फाटा नाहरगढ़ तक सीसी रोड अतिशीघ्र प्रारंभ करने एवं लाइटिंग वाला डिवाइडर बनाने को लेकर नाहरगढ़ ग्रामवासी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया एवं नायब तहसीलदार टीना मालवीय को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा जल्द कार्य प्रारंभ नहीं किया तो चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल लगभग 1 महीने पहले से नाहरगढ़ मुख्य मार्ग पशु चिकित्सालय से हनुमान फाटा नाहरगढ़ तक सीसी रोड निर्माण कार्य चालू किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा एक साइड खोदकर छोड़ दी, जिससे यात्री एवं ग्रामवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड के कारण व्यापार भी ठप हो गया है। लाइटिंग वाले डिवाइडर को लेकर भी पेंच फंसता हुआ दिख रहा था, जिसको देखते हुए समस्त ग्रामवासी द्वारा नाहरगढ़ के हनुमान फाटा पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया एवं नायब तहसीलदार टीना मालवीय को ज्ञापन देकर मांग की जल्द ही सीसी रोड एवं लाइटिंग वाले डिवाइडर का कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे राहगीरों, ग्रामीणों व व्यापारियों को राहत मिल सके। वहीं इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरथ गुर्जर ने कहा कि आने वाले 8 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो ब्लॉक कांग्रेस द्वारा हनुमान फाटा पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसके बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेंगे। इस दौरान कई ग्रामवासी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज समस्त ग्रामवासियों के नेतृत्व में हम सबके द्वारा हनुमान फंटे से लगाकर पशु चिकित्सालय तक जो रोड स्वीकृत है डिवाइडर वाला, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम सबकी मांग यही है कि जो रोड स्वीकृत है डिवाइडर वाला, वो डिवाइडर वाला रोड बनाकर बीच में विद्युत के जो पोल है उनको शिफ्ट कर कर रोड बनाया जाए। और हम सबकी यही मांग है कि जो रोड इन ठेकेदार द्वारा खोद दिया गया है, उसको लेकर जो खुदा हुआ रोड है, उसके कारण आज ये दिन दुर्घटना होती जा रही है। वो आप सबके सामने है, लोग बाइक से गिरते दिख रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम सब ने आज चर्चा करी है और हम सब की आज जो धरना है वो समस्त ग्रामवासियों के नेतृत्व में है। लेकिन अगर 1 सप्ताह के अंदर रोड स्वीकृत नहीं होता है, रोड का कार्य चालू नहीं किया जाता है, तो ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में, समस्त कांग्रेस के नेतृत्व में रोड पर यहीं पर इसी स्थान पर चक्का जाम किया जाएगा। और ये चक्का जाम होने के बाद भी नहीं होता है तो क्रमबद्ध आगे भी जारी रहेगा। नाहरगढ़ में हनुमान फंटे से लगाकर पशु चिकित्सालय तक का ये 1 किलोमीटर का रोड जो डिवाइडर दोनों मंत्री महोदय हरदीप सिंह जी डंग साहब व देवड़ा जी के द्वारा ये घोषित किया गया था, लेकिन ठेकेदार जी द्वारा यहाँ पर 1 माह से ज़्यादा समय हो गया। एक साइड का पूरा ही रोड उन्होंने JCB से खोद दिया, जिससे आवागमन बहुत बाधित हो रहा है और व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। क्योंकि पिछले 2 सीज़न जो है गर्मी के कोविड से व्यापारी बड़े ही परेशान हो गए, और अब आने वाली दीपावली की सीज़न भी यदि ऐसी रोड के कारण अगर व्यापारी परेशान होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय हो जाएगी। तो हमारा इस को लेकर आज नगरवासियों के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जैसा कि अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी बताया है कि आज यदि 8 दिन का समय और ठेकेदार जी को दिया जा रहा है कि आप 8 दिन के भीतर यहाँ पर रोड का कार्य चालू कर दें, हम आपका भी स्वागत करेंगे। आपके जो कर्मचारी आएंगे, JCB का ड्राइवर आएगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। और अगर यदि उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो अगले 8 दिन के बाद यहाँ पर इसी चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा और ठीक 8 दिन का टाइम दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। वो क्रमिक भूख हड़ताल भी रहेगी, आमरण अनशन भी रहेगा। जब तक रोड डिवाइडर वाला यहाँ पर कार्य चालू नहीं होता है, हम बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं रहेंगे। समस्त नाहरगढ़ में यह घोषणा करवाई गई थी कि डिवाइडर रोड जो है उसका काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। ठेकेदार साहब ने रोड खोद के यूं ही पटक दिया है। हम जानते हैं कि राहगीरों को कितनी समस्या हो रही है। हम केवल इतना चाहते हैं कि यह जो डिवाइडर का रोड है
ये डिवाइडर ही बने और जल्द बने, ये हम सबकी आशा है, पूरे नगरवासियों की आशा है। तो ये पूरे संगठन के माध्यम से आज यह धरना दिया गया था। यह किसी सरकार के विपक्ष में नहीं था, ये सामाजिक बात है, आम जनता की बात है। आम जनता की बात करना हमारा अधिकार है। आप सब जानते हैं कि मंत्री महोदय से अवगत कराया था हमारे वरिष्ठ जनों ने, नाहरगढ़ के बंधुओं ने, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका कार्य हम जल्द पूर्ण करेंगे। आप सब जानते हैं अभी राहगीरों को काफ़ी समस्या हो रही है, इसलिए अगर अभी काम चालू हो जाए तो यह नाहरगढ़ के हित में रहेगा और जनता के हित में रहेगा। आने वाले त्योहारों को देखते हुए इस रोड को बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन में और कोविड में काफ़ी व्यापारों का नुकसान हो चुका है। तो मेरा निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, पत्रकार बंधु भी मंत्री जी को, दोनों मंत्री जी को और भी जो वरिष्ठ जन है उनको अवगत कराया था। इसलिए मेरा निवेदन है पत्रकारिता बंधुओं के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि इसका जल्द निराकरण किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय नाहरगढ़। मंदसौर में आज गायरी समाज के युवाओं ने मंदसौर जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम मंदसौर एसडीएम को ज्ञापन दिया और समाज की बहन विद्याबाई के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। गौरतलब है कि अमरपुरा, तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में धनगर गायरी समाज की बेटी विद्याबाई पति सत्यनारायण धनगर की डिलीवरी के दौरान शासकीय चिकित्सालय रामपुरा में लापरवाही के कारण मौत हुई है। मृतक विद्याबाई के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता और लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर गायरी समाज के प्रदेश महासचिव समृत धनगर, युवा जिलाध्यक्ष अनिल धनगर, समाज के वरिष्ठ विक्रम विद्यार्थी, कचरूलाल चढ़ावत, सत्यनारायण धनगर, सुरेश धनगर, विनोद धनगर, मुकेश धनगर, दुर्गेश धनगर व लाला धनगर सहित समाज की बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। उक्त जानकारी प्रदेश महासचिव समृत धनगर ने दी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। नीमच जिले की निवासी बहन विद्याबाई जो गायरी समाज के हैं और 28 तारीख को रामपुरा अस्पताल में उनको डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। वहाँ की नर्सों ने उनसे 1500 रुपये की रिश्वत की मांग करी गई। विद्याबाई का परिवार गरीब था, इसलिए 1500 रुपये नहीं देने के कारण वहाँ की नर्सों ने सही इलाज नहीं करा। इसके लिए जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आज धनगर गायरी समाज ने मंदसौर में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की अपील की गई। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच शहर में मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल रसोई योजना शुरुआत से ही सेवा भाव से की जा रही है और इस सेवा कार्य में भारत विकास परिषद के जुड़ जाने से और चार चांद लग गए हैं। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता इस योजना को बखूबी सफल बनाने में लगे हुए हैं और इसमें वे तन मन धन से अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के प्रवीण अरुंदेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर संचालित दीनदयाल रसोई से प्रतिदिन शाम को भी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि शाम को भोजन पैकेट के रूप में दिया जा रहा है, जबकि दिन के समय कैंटीन में बिठाकर ही भोजन कराया जाता है। अब शाम को भी करीब 70 से 80 लोग भोजन के पैकेट लेने आ रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से शहर के विभिन्न चिकित्सालय में इलाज करवा रहे मरीज और उनके परिजन शामिल है। शाम के भोजन की शुरुआत नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय की पहल पर हुई और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दीनदयाल रसोई पर शाम को भी करीब 150 लोग भोजन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि वे इस योजना का जरूरतमंदों तक प्रचार प्रसार करें, ताकि मजदूर वर्ग के साथ साथ जरूरतमंद शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त कर सके। अभी क्या है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जो दीनदयाल रसोई का प्रोजेक्ट हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चलाया था, ये पूरा मध्य प्रदेश में 11 से 3 दोपहर के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है कि जो मजदूर क्लास लोग हैं जो बाज़ार में आते हैं, शहर में आके काम करते हैं, उनको अगर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो तो 10 रुपये में उनको सुलभ भोजन उपलब्ध हो जाए। परंतु जब हम एक सामाजिक संस्था के रूप में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ये प्रोजेक्ट चला रही है, तो हमारे नगरपालिका के सीएमओ से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका आग्रह था कि यदि आप शाम को भी इसको प्रारंभ कर पाओ
तो एक मन में भाव रहता है कि कोई व्यक्ति भूखा उठे पर भूखा सोए नहीं। तो यही विचार का संकल्प हमने लेके सोचा कि हम शाम को ये प्रारंभ करते हैं। पिछले काफ़ी समय से ये विषय हमारे मन में चल रहा था और कल हमने 6 तारीख को शाम से हमने ये काम प्रारंभ किया है। प्रथम दिन 70 लोगों ने लगभग भोजन प्राप्त किया और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 100-150 लोग जो ऐसे हैं अस्पताल में रहने वाले परिजन हैं, जिला चिकित्सालय में या डॉक्टर चौधरी साहब के यहाँ या वधवा नर्सिंग होम में या कहीं भी, अगर उनको ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहर में अपना इलाज कराते हैं तो उन परिजनों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा हमने यहाँ उपलब्ध की है। शाम का भोजन हम थाली में नहीं देते हुए भोजन पैकेट के रूप में दे रहे हैं। उसमें 1 सब्जी और 5 रोटी का पैकिंग है। व्यक्ति यहाँ से लेके और कहीं भी ले जाके अपनी सुविधा के हिसाब से वो भोजन प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से मैंने चिकित्सालय की बात इसीलिए की कि चिकित्सालय से कोई भी परिजन आके यहाँ से भोजन ले जाएगा तो उसको सुविधा हो जाएगी। नहीं, बिठा के खिलाने का सुबह का है, शाम का इसलिए संभव नहीं कि शाम को जो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सिर्फ निर्माण के लिए उपलब्ध है, क्योंकि महिलाएं हैं वो समय पे उनके घर चली जाए और यहाँ के किसी दूषित वातावरण से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, तो हम 7, सवा 7 बजे तक उनको भोजन बनवा लेते हैं और उसका वितरण 8, सवा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक होता है। तो अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन लोगों को सब्जी रोटी उपलब्ध होती है। तो ज़रूरतमंदों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं आग्रह करूँगा कि आपके माध्यम से ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसकी सेवा का लाभ प्राप्त करें। मनासा नगर में लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रविवार और सोमवार को मनासा शासकीय कॉलेज के सामने दशहरा मैदान और कारगिल चौराहा, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग एवं कोर्ट के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद मनासा के सीएमओ एवं थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि सभी अतिक्रमण करने वालों को पहले भी कई बार नोटिस दिया गया और कई बार मौखिक भी कहा गया, लेकिन कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाता। इस हेतु हमने मनासा के कुछ जगह अतिक्रमण हटाया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मैंने पूर्व में मौखिक रूप से समक्ष में आकर के इनको हिदायत दी गई थी कि आप लोग यहाँ इंक्रोचमेंट हटा लें, और उसके मुख्य कारण ये है कि इन्होंने अपनी दुकानों का बहुत ज़्यादा शेड बना करके रखी है। ये रात में 8-9 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद में असामाजिक तत्व यहाँ पे दारू पीना, असामाजिक गतिविधि करना, महिलाओं पर पट्टियाँ कसना, इस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं और आए दिन इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो परसों प्रशासनिक सभी अधिकारियों ने बैठ करके निर्णय लिया कि इस प्रकार की जो भी अवैध शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके दुकानें चला रहे हैं उनको यहाँ से हटाया। कल दशहरा मैदान पर हटाया, आज यहाँ का है और एक अपना कारगिल चौराहे पर भी जिन्होंने आगे शेड बना करके रखे थे दुकानों के उनका है, और कल आगे भी जैसे निरंतर मुहिम जारी है। जी हाँ, घूमती जब तक कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। नीमच शहर के विकास नगर झूलेलाल मंदिर क्षेत्र के रहवासी इन दिनों काफी परेशान हो रहे हैं। साथ ही इस रोड से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर पालिका द्वारा कुछ दिन पूर्व झूलेलाल मंदिर व आसपास के इलाके का नाला क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत के लिए फटसियां निकाली गई और निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके लिए कई स्थानों पर खुदाई भी की गई और मिट्टी को सड़क पर डाल दिया गया। ऐसे में इस रास्ते से होकर गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका ने काम तो शुरू कर दिया, मगर अब तक इसे पूरा नहीं किया और लंबे समय से ये कार्य अधूरा ही पड़ा है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। विशेष रूप से रात में कई लोग यहाँ गिर जाते हैं। रहवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें और अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करें। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सोमवार दोपहर को नीमच जिला पंचायत कार्यालय पर जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के द्वारा नीमच जिले में कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले कोरोना वॉलंटियर्स का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और नीमच जिला पंचायत अध्यक्षा अवंतिका जाट मौजूद रहे। सभी योद्धाओं को पुष्पमाला पहनाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया और उनके इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर जिले भर से आए जन अभियान परिषद से जुड़े कोरोना वॉलंटियर, जन अभियान परिषद के अधिकारी कर्मचारी व जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि विगत दिनों कोरोना काल के दौरान इन कोरोना योद्धाओं ने जिले के शहरी ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रेरणा दी व टीकाकरण केंद्रों सहित अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। आज जन अभियान परिषद द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि जन अभियान परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज नीमच जिले में जन अभियान परिषद द्वारा कोरोना जो योद्धा है वॉलियंटर्स, उनका माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है, उससे हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को, नीमच जिले के योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। लगभग 150 कोरोना वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं। 300 योद्धाएं हैं जिनका यहाँ पर आज सम्मान नीमच जिले में किया जा रहा है। आज जन अभियान परिषद के माध्यम से जो कोरोना योद्धा के रूप में जिनने सेवा का काम किया है, उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम आज यहाँ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र आज हमने उन कोरोना योद्धा भाई और बहनों को दिया है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डालकर और लोगों की सेवा की है। तो आज हमने उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, प्रमाण पत्र दे के पुष्पमाला पहनाकर। और हम यही चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी लगभग 80% के लगभग प्रथम डोज नीमच में लगा है, तो उसको 100% करना है। इन सब लोगों को हमने लक्ष्य दिया है। दूसरा डोज भी जिनको नहीं लगा है, उन लोगों को दूसरा डोज भी वो लोग लगवाए। आज जन अभियान परिषद हमेशा रचनात्मक काम करती है, चाहे पानी संचय करने का काम हो, पौधे लगाने का काम हो, कोविड में लोगों की सेवा करने का काम हो, इन सब में 2 कदम आगे बढ़कर काम करने का काम करती है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भी ये लोग काम करते हैं। मैं उन सब कोरोना योद्धा भाई और बहनों का हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनने कोरोना काल में कई लोगों की जान बचाने का काम किया है, तो आज हम अभिनंदनीय काम आज यहाँ सबके बीच में हमने किया है। ऐसे कई लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय हमने देखा है कि आज निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में कई 500 में, कई 1000 में, कई 2000 में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, मगर भारत में एक देवपुरुष नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जो उनने निःशुल्क वैक्सीन हमें प्रदान की है। वो वैक्सीनेशन के काम में भी ये जन अभियान परिषद और उनकी टीम लगी रहती है। मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ और हम लक्ष्य है कि 100% वैक्सीन लगवा के रहेंगे। जो लोग, जिस पंचायत सबसे पहले वैक्सीन 100% लगाएगी, दोनों डोज, उनको हम 15 लाख रुपए देंगे। जो द्वितीय रहेगा उसको 10 लाख रुपए देंगे और जो तृतीय रहेगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। वो वहाँ अपनी पंचायत में अपनी इच्छा से कुछ भी विकास कर सकते हैं। ये विधायक निधि से मैंने राशि घोषणा की है और इसमें 100% जो लोग पंचायतें हो जाएगी उनको हम शीघ्रतिशीघ्र सम्मानित करेंगे। और मैं आज तो मुख्यमंत्री जी के प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कुछ समय बाद प्रभारी मंत्री जी से तारीख लेकर और पूरे कोरोना योद्धा जिनने अच्छे काम किए हैं, वो लगातार तीसरी लहर के लिए वैक्सीनेशन लगवाने में अपना सारा काम छोड़ के लगे हैं, उनका फिर स्वागत किया जाएगा। ये अलग अलग संस्थाओं से हैं जो कोरोना काल में, जिनने कोई अलग पर्यावरण संस्था है, जो जन अभियान परिषद है और जो पंचायतों में जो अलग अलग काम करते हैं, उन सब लोगों का हमने आज यहाँ सम्मान किया है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र उनके। नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन पर जाने का एक पत्र कलेक्टर के नाम दिया। पत्र में बताया गया कि 7 सितंबर से सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनमें MPW, LHV, ANM, BMI आदि शामिल है, सभी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए अग्रिम सूचना दी जा रही है। इस दौरान बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पराज बैरागी, जिला संयोजक वीरेंद्र तंवर उपस्थित थे। हमारी जो है आर्थिक और अनार्थिक मांगे करीब पिछले 8 वर्ष से हमारे द्वारा मांग किए जाने के पश्चात आज दिनांक तक पूर्ण नहीं की गई है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये इस प्रकार है कि अभी जो NM और MPW द्वारा अनमोल ऐप और अन्य ऑनलाइन एंट्री का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि हमारे पास पहले से ही पूर्व से बहुत अधिक कार्य है। कार्य की अधिकता के कारण हम अपना घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इन्हीं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगे रहते हैं दिन भर। उसके अलावा फिर हम घर आकर वापस ऑनलाइन एंट्री करते हैं
इसमें हमारा धर्म की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। दूसरी बात हमारी ये कि हमारी कई वर्षों से वेतन विसंगति की मांग आज दिनांक तक पूरी नहीं की जा रही है। 8 वर्ष हो चुके हैं, करीब 8 वर्ष से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। दूसरी मांग हमारे नाम परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक हमने कई बार मांग रखी कि हमारा नाम RHO किया जाए, लेकिन अभी तक उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चौथी मांग, जो भी संविदा कर्मचारी है हमारे साथ, उनको नियमित किया जाए। NM है, वो भी हमारे साथ ही, वो भी हमारे बराबर कार्य करती है, उसे नियमित किया जाए। हमारी ये प्रमुख मांगे हैं और इसी प्रकार से हमारी 12 मांगे हैं, तो उसका हम ज्ञापन में पूरा हमने उल्लेख कर दिया है और अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैडम, नीमच जिला न्यायालय से 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न इलाकों में 11 प्रचार रथ को नीमच जिला न्यायाधीश राज्यवर्धन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय जैन व अन्य न्यायाधीश व अधिकारीगण मौजूद रहे। ये रथ जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर नेशनल लोक अदालत में आयोजित होने वाले प्रकरणों का निपटारा करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। ये रथ नीमच जिले की सभी 6 तहसीलों में प्रचार प्रसार करने जाएंगे। दीवानी मामलों में, मोटर दुर्घटना संबंधी मामलों में, चेक बाउंस के मामलों में और प्री लिटिगेशन मामलों में पुलिस अधीक्षक नीमच श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला पुलिस कंट्रोल रूम नीमच पर 6 सितंबर को IRAD के जिला नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच श्री सुंदर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर में जिला नीमच के समस्त पुलिस थानों के 30 से अधिक अनुसंधान अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। उक्त प्रशिक्षण के दौरान जिला रोल आउट मैनेजर श्री पुष्पेंद्र कारपेंटर द्वारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस वर्जन 2.0 मोबाइल वेब एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट ऐप सड़क हादसों में घायलों को त्वरित मदद करेगा। सुरक्षित सड़क के साथ दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस इस ऐप के माध्यम से तैयार किया जाएगा। जिले में कहीं भी सड़क दुर्घटना होने पर उसकी संपूर्ण जानकारी जैसे घटना दिनांक, समय, स्थान का नाम, घटना स्थल के आसपास की जगह, घटना होने का संभावित कारण सहित जानकारी ऐप में संधारित की जाएगी। इससे भविष्य में किन स्थानों पर एवं किन कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बार बार हो रही है जानने में मदद मिलेगी, जिससे सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय किए जाएंगे। प्रशिक्षण में इस एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस कैसे तैयार किया जाएगा व किसी भी सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या घायल होने की स्थिति में कौन कौन सा डेटा व घटना से संबंधित अन्य जानकारी कैसे भरी जाना है के बारे में जानकारी दी गई। दुर्घटना स्थल से ही ऐप पर दर्ज की जाएगी जानकारी। प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचने के बाद मोबाइल से फोटो वीडियो अपलोड कर सकेंगे। वाहनों की जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध है। दुर्घटना होने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ऐप में फिट करना होगा, जिसके बाद वाहन और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। प्रशिक्षण दिया गया है। ये वो प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सड़क दुर्घटना होती है उस सड़क दुर्घटनाओं में जो कैजुअलिटी होती है उसको कम करना है, मतलब गोल्डन समय में जो घायल व्यक्ति है उसको समय पर अस्पताल पहुँचाना है जिससे उसकी जान बच सके और साथ ही साथ में रोड एक्सीडेंट का जो कारण रहा है उसको निकाला जा सके कि किस कारण से एक्सीडेंट हुए हैं। तो नीमच जिले में जो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उन रोड एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सके, तो उसके लिए IRAD को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये भी देखा जा सकता है कि कौन से टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को डिप्लॉयमेंट करना है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट भी शो होती है और इस ग्राफिकल रिपोर्ट के माध्यम से अलग अलग पैरामीटर्स पर आप उस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कि किन कारणों से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और अपन इनको कैसे रोक सकते हैं। और इस एक्सीडेंट का जो भी डाटा है वो IIT मद्रास के द्वारा एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा और IIT मद्रास के द्वारा ही उस
डेटा के ऊपर फीडबैक जो मिलेगा वो फीडबैक IIT मद्रास उस IIT के जो भी डाटा रहेगा उस जो भी डेटा है उस डेटा को मोर्तो को भेजेगा। मोर्तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है और मोर्तो के माध्यम से ही संबंधित डिस्ट्रिक्ट में उस एक्सीडेंट के कारण को पता लगाया जाएगा। अगर वो रोड एक्सीडेंट हाईवे के कारण होता है तो हाईवे में अगर रोड का डिज़ाइन अच्छा नहीं था तो उसको डिज़ाइन को वापस थोड़ा उसको चेंज किया जाएगा कि रोड जो है उसकी बनावट कैसी थी उसको वापस बदला जाएगा। अगर गड्ढे ज़्यादा हो रहे थे तो उन गड्ढों को भरा जाएगा। अगर कहीं पे सांकेतिक या ऐसा कोई भी संकेतक नहीं लगाए गए थे तो वो भी लगाए जाएंगे। या कोई हाईवे निकल रहा है उस हाईवे पे कौन कौन से अननेसेसरी तरीके से कोई ब्रेकर बनाए हैं तो उन ब्रेकर को भी वहाँ से हटाया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रोड एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सके और साथ ही साथ एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सके, इस IRAD का मुख्य उद्देश्य है। ये एक मोबाइल ऐप्स है। ये एप्लीकेशन IRAD.परिवहन.gov. जो साइट है IRAD पोर्टल वहाँ पर आपको मिलेगी। इस पोर्टल पर आप देखेंगे तो IRAD जो एप्लीकेशन है वो आप सेलफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इसको डेस्कटॉप पर चला सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे अच्छा फीचर ये है कि आप घटनास्थल के फोटो भी डाल सकते हैं, रोड के फोटो भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ व्हीकल का फोटो भी डाल सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।